हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जीके जीएस का सेट 14 सॉल्व करेंगे, जो कि जियोग्राफी स्पेशल है। जियोग्राफी से संबंधित सारे प्रश्न हैं और मैप के थ्रू सारे क्वेश्चंस करवाए गए हैं। आपके एग्जाम के लिए सभी प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं जियोग्राफी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। सबसे पहला प्रश्न हमारा देखिए, पहला प्रश्न है, ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? तो उसका उत्तर क्या है? रॉबर्ट पियरे। किसने खोज किया था ग्रीनलैंड की? रॉबर्ट पियरे ने ग्रीनलैंड की खोज की थी। ये तो हो गए खोजकर्ता के। अब ग्रीनलैंड है कहाँ पे, क्योंकि ग्रीनलैंड बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट है। इससे बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षा, यूपीपीसीएस से लेकर के सभी वनडे एग्जाम्स तक इससे प्रश्न पूछे गए हैं। मैं इसको समझाना चाहूँगी, देखिए मैप के थ्रू। ये देखिए, ये जो है ऊपर यहाँ ये जो दिखाई दे रहा है, यही क्या है? ग्रीनलैंड है। ठीक है, इसको मैं GL से डिनोट कर रही हूँ, ग्रीनलैंड है ये। ठीक है, अब देखिए ये हमारा ग्रीनलैंड हो गया। ये जो आपको पार्ट से सारे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये हिस्सा क्या है? नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है। कौन सा हिस्सा है? यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या है? ये जो है नॉर्थ अमेरिका है। क्या है ये? नॉर्थ अमेरिका। इसके नीचे साउथ अमेरिका आ जाएगा। तो ये पूरा जो रीजन है नॉर्थ अमेरिका का रीजन है। इधर देखिए, इधर क्या है? ये यूरोप है। क्या है? यूरोप का हिस्सा है। और यूरोप के जस्ट नीचे ही क्या है? अफ्रीका है। कौन सा है? अफ्रीका है। देखिए, आपको लोकेशन मैपिंग आनी चाहिए, मैप समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये यूरोप हो गया, जस्ट इसके नीचे अफ्रीका हो गया। इधर क्या है? हमारा नॉर्थ अमेरिका, इसके नीचे साउथ अमेरिका। और इन सब के ऊपर लटका हुआ, जैसे हम भारत के नीचे एकदम लटका हुआ क्या दिखाई देता है? श्रीलंका। वैसे ही ऊपर लटका हुआ दिखाई देता है क्या? ग्रीनलैंड दिखाई देता है। यही ग्रीनलैंड, और इसी ग्रीनलैंड की खोज रॉबर्ट पियरे ने किया हुआ है। ठीक है, और देखिए एक चीज़ और ध्यान देने योग्य बात है, यहाँ पे अटलांटिक ओशन है। अब आपसे पूछे अगर कि अटलांटिक ओशन का लोकेशन पूछ ले, तो नॉर्थ अमेरिका, इधर यूरोप और अफ्रीका, देखिए बीच में रिलाई करता है क्या? अटलांटिक ओशन, अटलांटिक महासागर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न हमारा है, देखिए कि सबसे ऊंचा जलप्रपात, वो भी कहाँ का? विश्व का, पूरे विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो यह है एंजिल फॉल, एंजिल जलप्रपात, जो कि कहाँ पे है? वेनेजुएला में। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो कितनी है? 979 मीटर। ठीक है, इतनी इसकी ऊंचाई है। और ये देखिए यह क्या है? यही जो है एंजिल फॉल है। देखिए यह विश्व का सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचाई पर स्थित है यह जलप्रपात। और कहाँ पे है? एंजिल जलप्रपात, जो कि वेनेजुएला में है। कहाँ पे है? वेनेजुएला में है। बहुत बार पूछा गया है एंजिल फॉल के बारे में, एंजिल जलप्रपात के बारे में। अब देखिए तीसरा प्रश्न हमारा, डोडोमा किस देश की राजधानी है? देखिए यह डोडोमा राजधानी, ये जो ऐसे ही प्रश्न पूछ लिया कि डोडोमा किस देश की राजधानी है। यूपीपीसीएस में पूछा हुआ है, आरओ में पूछा हुआ है, जितने वनडे एग्जाम्स हुए हैं सब में पूछा गया है यह प्रश्न। डोडोमा किस देश की राजधानी है? तो उत्तर होगा हमारा तंजानिया। किस देश की राजधानी है? तंजानिया की राजधानी है क्या? डोडोमा। आगे बढ़ते हैं, ये भी फेवरेट प्रश्न है। चौथा प्रश्न कि युगांडा की राजधानी क्या है? युगांडा क्या है? एक देश है, और युगांडा की राजधानी पूछ रहा है। इसकी राजधानी क्या है? तो युगांडा देश की राजधानी क्या है? कंपाला है। क्या है? कंपाला है युगांडा की राजधानी। ये जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने आया है, इसको आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट डालिए। यहाँ से आपको कई सारे फैक्ट, कई सारे प्रश्न आपको यहाँ से मिलेंगे। किस दिन पृथ्वी से सूर्य की न्यूनतम दूरी होती है? न्यूनतम दूरी की बात, क्या अधिकतम नहीं। तो किस दिन जो है पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? अब जब न्यूनतम होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे उपसौर कहा जाता है। ये भी जानिए, टर्म जानिए, ये बहुत ज़रूरी है कि जिस दिन दूरी पृथ्वी और सूर्य के बीच कम होती है उसे हम क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। और ये कब होता है? 3 जनवरी। कब होता है? ये 3 जनवरी को होता है। ठीक है, उपसौर की घटना कब होती है? तो 3 जनवरी को होती है उपसौर की घटना, जिस दिन पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कम होती है। इस मैप से हम समझते हैं। देखिए ये हमारा क्या है? सन है। यहाँ पे आपको अपसौर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे उपसौर दिखाई दे रहा है।
अब देखिए उपसौर कब होता है, तो 3 जनवरी को। कब होता है, 3 जनवरी को होता है उपसौर, यानी कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कम हो जाती। कितनी होती है, तो 14.70 करोड़। कितना, 14.70 करोड़ जो है दूरी हो जाती है पृथ्वी के, कम हो जाती है 3 जनवरी को। अब सूर्य से और पृथ्वी के बीच की दूरी कब बढ़ जाती है, 15.21 करोड़ कब हो जाती है, तो यह होती है 4 जुलाई को। 4 जुलाई को यह घटना होती है। इसे क्या कहते हैं, अपसौर कहते हैं। दूरी कम होगी, यहाँ से समझिए, जब दूरी कम होगी तो उपसौर 3 जनवरी, दूरी ज़्यादा होगी तो अपसौर 4 जुलाई। याद रखिएगा आप लोग इस प्रश्न को। देखिए कितने सारे प्रश्न आपको मिल गए यहाँ से, सिर्फ एक ही मैप से, इसलिए मैं मैप ऐड करती हूँ। देखिए अब एक टर्म आपसे बहुत बार पूछा है, कभी उपसौर अपसौर ना दे करके आपसे पेरिहिलेशन पूछ लिया जाता है और एपिहिलेशन पूछ लिया जाता है। पेरिहिलेशन दूरी कम, मतलब 3 जनवरी की बात करें, किसकी बात कर रहा है, 3 जनवरी की। एपिहिलेशन दूरी ज़्यादा, दूरी ज़्यादा यानी कि 4 जुलाई, 4 जुलाई की बात कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। 6वां प्रश्न हमारा है, एक देशांतर की सबसे अधिक दूरी न्यूनतम दूरी होती है, यानी कि देशांतर की जो अधिकतम और न्यूनतम दूरी कहाँ पे होती है, तो ये कहाँ पे होती है, भूमध्य रेखा पे होती है, इक्वेटर पे होती है। कहाँ पे होती है, यहाँ, ये हमारा बीच में क्या है, इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है, और यहीं पर जो है एक देशांतर की अधिक दूरी और न्यूनतम होती है। क्या होती है, अधिक और न्यूनतम दूरी यहीं पर होती है। कहाँ पे, इक्वेटर पे। यह क्या है, इक्वेटर है, इसी इक्वेटर पर होती है। इधर क्या है, ऊपर क्या होती है, तो ये होती है कर्क रेखा, और नीचे क्या होती है, ये होती है मकर रेखा। बहुत बार पूछा गया ये भी प्रश्न आप लोगों से। अब ये भी आपके सामने एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। कई स्टार, इसको जितने स्टार देने हैं आप लोग दे सकते हैं इस प्रश्न को। दहाड़ता चालीसा क्या है, पूछा है आपसे, दहाड़ता चालीसा है क्या, तो उत्तर देखिए इसका कि दक्षिणी गोलार्ध में, कहाँ पे, दक्षिणी गोलार्ध में 40 अक्षांश के आसपास का स्थान जहाँ तेज पछुआ हवाएं चलती हैं। किससे पूछा हुआ है, वेस्टर्लीज। तेज पछुआ हवाओं को क्या कहता है, वेस्टर्लीज कहा जाता है। ठीक है, और ये कैसी पवने हैं, ये व्यापारिक पवने हैं। पछुआ पवने ये कैसी हैं, व्यापारिक। ठीक है, व्यापारिक पवने हैं ये। और कहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि दक्षिणी गोलार्ध में। देखिए ये हमारा हो गया इक्वेटर, क्या हो गया, इक्वेटर हो गया। ऊपर कर्क रेखा हो गया, नीचे मकर रेखा, ये इक्वेटर, ऊपर कर्क और नीचे मकर रेखा हो गया। अब पूछा है दक्षिणी गोलार्ध में, ये हो गया हमारा उत्तरी गोलार्ध, ये इक्वेटर, और यहाँ से ये दक्षिणी गोलार्ध, और ये क्या हो गया, उत्तरी गोलार्ध हो गया। वेस्टर्लीज चलती कहाँ पे है, तो देखो दक्षिणी और उत्तरी दोनों गोलार्ध में कहाँ चलती है, दक्षिणी गोलार्ध में चलती नहीं, यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, और ये चलती कहाँ पे, 40 अक्षांश में चलती, कहाँ पे है ये, 40 अक्षांशों के मध्य चलती है, 40 डिग्री के पास। ये चालीसा, इसीलिए इसको चालीसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चालीसा, क्योंकि 40 डिग्री पे चलती है, 40 डिग्री अक्षांश पे चलता है ये। नीचे हम इसको अच्छे से समझते हैं, वेस्टर्लीज को। वेस्टर्लीज है क्या, ये पछुआ पवने वेस्टर्लीज, WL से में वेस्टर्लीज। हमेशा कीवर्ड ज़रूर, हर सब्जेक्ट में कीवर्ड ज़रूर आप विकसित करिएगा, क्योंकि कीवर्ड्स जो है आपको एग्जाम में सफलता की गारंटी बनेंगी, सफलता की कुंजी बनेंगी। अब देखिए जो पवनें होती हैं, इन पवनों को 40 अक्षांश पर क्या कहा जाता है, गरजता चालीसा। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये 40 डिग्री अक्षांश पे चलती हैं। अब देखिए 50 डिग्री अक्षांश पे क्या कहा जाता है इनको, तो 50 डिग्री अक्षांश पे प्रचंड पचासा, और ये 60 है, क्या है, 60 है। 60 डिग्री अक्षांश पे क्या कहते हैं, चीखता साठा। मान लीजिए जैसे ऊपर प्रश्न पूछा है, देखिए प्रश्न मैं एक बार दिखाती हूँ आपको। जैसे यहाँ प्रश्न पूछा है दहाड़ता चालीसा क्या है, वैसे ही पूछ ले कि प्रचंड पचासा क्या है, तो मान लीजिए कि आप क्या लिखेंगे, आप क्या उत्तर देंगे, तो यह क्या है, प्रचंड पचासा, तो व्यापारिक ट्रेड विंड्स है, व्यापारिक पवनें हैं जो कहाँ चलती हैं, 50 डिग्री अक्षांशों पे चलती हैं। उसी तरह चीखता साठा के बारे में पूछ रहे, तो यह कैसी ट्रेड विंड्स हैं, व्यापारिक पवनें हैं, और 60 डिग्री अक्षांश पे इन्हें चीखता साठा कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इस प्रश्न को। 8वां देखते हैं। ये भी देखिए, एक के आज के जितने प्रश्न है वो प्रीवियस परीक्षाओं में मतलब अनगिनत बार पूछे गए हैं, अनगिनत बार पूछे गए हैं, और आगे भी पूछे जाएंगे। माओरी
जनजाति, माओरी क्या है, यहाँ पे मैं पूरा लिख देती हूँ, जनजाति है। और माओरी जनजाति का मूल निवास कहाँ है, यानी कि कहाँ से ये बिलोंग करती हैं माओरी जनजाति। विश्व की सबसे खतरनाक जनजाति माओरी जनजाति है। क्या है? विश्व की सबसे खतरनाक, ठीक है, विश्व की सबसे खतरनाक जनजाति माओरी जनजाति होती है। और ये कहाँ पाई जाती है? न्यूजीलैंड में पाई जाती है माओरी जनजाति, ठीक है। अब आइए देखते हैं 9वें प्रश्न को। तुंगभद्रा तथा भीमा की नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं, यानी कि तुंगभद्रा और भीमा जो है किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो ये तुंगभद्रा और भीमा नदी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की। कहा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की सहायक है। कौन? तुंगभद्रा और भीमा। ये कृष्ण जो कि कहाँ से, किस पहाड़ी से निकलते हैं? तो देखिए मैं एक मैप बनाना चाहूँगी इसको समझाने के लिए। ये हो गया पश्चिमी घाट और ये हो गया पूर्वी घाट, ईस्टर्न घाट, और ये हमारा गुजरात, और ये है MH महाराष्ट्र, ये है गोवा जी, और ये है कर्नाटक, और ये है केरल। देखिए हमें मतलब किससे है? इस महाराष्ट्र से। किससे? इस महाराष्ट्र वाले एरिया से हमें आज मतलब है। तुंगभद्रा और भीमा नदी किस नदी की सहायक है? कृष्णा नदी। बात करते हैं कृष्णा नदी निकलती कहाँ से, इसके ओरिजिन कहाँ से है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो कृष्णा नदी यहीं पे महाराष्ट्र में एक कौन सी पहाड़ी है? तो महाबलेश्वर पहाड़ी। 2 पहाड़ियाँ यहाँ पे, एक त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी है और एक महाबलेश्वर पहाड़ी है। तो इस महाबलेश्वर पहाड़ियों से ही कौन सी कृष्णा नदी, क्योंकि कृष्ण क्या थे? कृष्ण महान थे। तो महान थे भैया, तो महाबलेश्वर से निकले। मैं ट्रिक बता रही हूँ याद रखने का, क्योंकि त्र्यंबकेश्वर और महाबलेश्वर में हमेशा कन्फ्यूजन हो जाता है जब एग्जाम में आता है प्रश्न। तो इसीलिए कृष्ण क्या थे? कृष्ण महान थे। तो किस पहाड़ी से निकले? महाबलेश्वर पहाड़ी से। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है महाबलेश्वर पहाड़ियाँ। अब देख लेते हैं हम कृष्णा नदी की और सहायक कौन कौन सी नदियाँ हैं। तो देखिए थोड़ा ब्लर हो गया, मैं यहाँ पे लिखते चलती हूँ कि कृष्णा की और कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। देखिए ये साफ दिख रहा होगा आप लोगों को, तुंगभद्रा। कौन सी है सहायक नदी? तो कृष्णा की तुंगभद्रा, जो कि प्रश्न में दिया हुआ है, तुंगभद्रा हो गया। इसके अलावा मूसी, यह पूछा गया मूसी किसकी सहायक नदी है? मूसी भी पूछा गया, कोयना पूछा, सारे मतलब ऐसा कोई जो इसमें ऐसा कोई वर्ड नहीं है, ऐसा कोई शब्द नहीं है जो आपसे परीक्षा में पूछा ना गया हो। कोयना के बाद से कौन सा है? भीमा भी किसकी सहायक है? कृष्णा की। घाटप्रभा, मालप्रभा, ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? कृष्णा नदी की। कैसे याद करेंगे? देखिए तुंगभद्रा, मूसी, फिर कोयना, भीमा, घाटप्रभा और मालप्रभा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। और कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से। देखिए 2-3 बार आप इसको अच्छे से देखेंगे, याद हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 10वां प्रश्न है हमारा, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यानी कि छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ। कहाँ पे? पारसनाथ जो है छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। छोटा नागपुर पठार है कहाँ पे? बहुत इंपॉर्टेंट है यह, झारखंड में है। कहाँ पे छोटा नागपुर पठार? तो झारखंड में है यह छोटा नागपुर का पठार। 11वां प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? यानी कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप, जो कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। क्षेत्रफल देख लीजिए इसका, यहाँ पे दिया हुआ है इतना वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। यानी कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा? अरब प्रायद्वीप है। प्रश्न आपसे देखिएगा किसी न किसी परीक्षा में आपके टकराएंगे ज़रूर। 12वां प्रश्न है, सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की कौन सी दवा बनाई जाती है? तो पहली चीज प्रश्न में ही एक और प्रश्न बन जाता है कि मलेरिया की दवा किस वृक्ष से बनाई जाती है? सिनकोना वृक्ष से बनाई जाती है। अब इससे कौन सी दवा बनाई जाती है? तो कुनैन से। सिनकोना का ये जो कुनैन होता है ना, इसकी छाल, उसी छाल से मलेरिया की, कुनैन उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? कुनैन कहते हैं। और इससे जो है मलेरिया की दवा बनाई जाती है। देखिए ये सिनकोना ट्री है। आगे देखते हैं 13वें प्रश्न को। 13वां प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? तो उत्तर में हम देखते हैं इंदिरा गांधी नहर, यानी कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है। कहाँ पे है इंदिरा गांधी नहर परियोजना? राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना।
दूसरा फैक्ट जानिए इसके बारे में, ये है इंदिरा गांधी नहर परियोजना और एक ऐसी है, देखिए एशिया की सबसे लंबी मानव निर्मित, यही मैं बताना चाहती थी कि मानव निर्मित है, ठीक है, मैनमेड है, वो भी एशिया की सबसे लंबी मानव निर्मित नहर है इंदिरा गांधी नहर। प्रश्न पूछ ले, इंदिरा गांधी नहर कहाँ पे है, किस राज्य में है, तो राजस्थान राज्य में है। आगे 14वां प्रश्न अपना देखते हैं, भाखड़ा नांगल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए भाखड़ा नांगल परियोजना में जो है मानव निर्मित झील को हम गोविंद सागर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, गोविंद सागर के नाम से। पूछ ले गोविंद सागर ये कैसी झील है, गोविंद सागर झील कैसी झील है, मानव निर्मित है, मैन मेड है। पूछा गया प्रश्न भाई कि गोविंद सागर झील कैसी है, मानव निर्मित है, ठीक है। ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं, आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा कर देखिए और तैयारी कर रहे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि सारे प्रश्न कितने इंपॉर्टेंट है और ये प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए। इनफैक्ट जो अभी बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है, बीपीएससी जो है 4.0 एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें जो ज्योग्राफी या फिर जीके जीएस का जितना भी सेक्शन है उन सब के लिए ये क्लास आज की बहुत इंपॉर्टेंट है। 15वां प्रश्न देखते हैं, किस ग्रह को लाल तारा या लाल ग्रह, लाल तारा कह लीजिए या फिर लाल ग्रह कह लीजिए, रेड प्लैनेट कह लीजिए, ठीक है। रेड प्लैनेट, किसे रेड प्लैनेट कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं मंगल या मार्स को। क्यों, ठीक है, मंगल या मार्स को हम क्या कहते हैं, रेड प्लैनेट कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे समझते हैं हम सोलर सिस्टम को, ये क्या है, यह सोलर सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है। अभी समझते हैं ये क्या है, सन है, सूर्य है, क्या है, सन है हमारा, सोलर सिस्टम का सूर्य है। अब सूर्य देखिए, सूर्य से क्रम की दूरी के अनुसार इनको बताया गया। देखिए सूर्य के बाद से क्या आते हैं, मरकरी आता है, मरकरी के बाद से विनस, ठीक है, विनस के बाद से अर्थ के बाद से मार्स, और यही इसी मार्स को हम क्या कहते हैं, रेड प्लैनेट कहते हैं। मैं RP लिख देती हूँ, रेड प्लैनेट इसको कहते हैं। अब ये जो 4 ग्रह हो गए सूर्य से दूरी के अनुसार, देखिए मरकरी सबसे कम दूरी पे है, फिर विनस है, उसके बाद फिर अर्थ है, फिर मार्स है, और इसे हम इन चारों को क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रह। बहुत बार प्रश्न पूछा गया कि कौन से आंतरिक ग्रह होते हैं, तो कन्फ्यूजन हो जाती है। ये 4 ही क्या होते हैं, आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। अब देखिए जुपिटर जो कि सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है, क्या है, सबसे बड़ा ग्रह। देखिए एक ही प्रश्न से आपको 3, 4, 5 कहने के लिए बस 25 प्रश्न है, आपको पूरे 70-80 प्रश्न एक क्लास में करवा दिए जाते हैं। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, जुपिटर है, बड़ा है। सैटर्न क्या है, सबसे ज़्यादा सैटेलाइट इसके पास है, कितने 79 सैटेलाइट हैं सैटर्न के पास, और यूरेनस हो गया और ये नेपच्यून हो गया। और यहाँ से जुपिटर, सैटर्न और नेपच्यून तक ये 4 ग्रह कैसे माने जाते हैं, बाह्य ग्रह। कैसे हैं, बाह्य ग्रह कहलाते हैं, ठीक है। आंतरिक ग्रह हो गए ये 4, और ये 4 के बाह्य ग्रह हो गए। यानी कि 1 प्रश्न, 2 प्रश्न, 3 प्रश्न, 4, 5, 6 प्रश्न आपको यहाँ पे करवा दिया गया, ठीक है। एक प्रश्न के माध्यम से आपको 6 प्रश्न बताए गए हैं। 16वां प्रश्न है, उच्च तापमान के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा हमेशा उच्च ताप को मापने के लिए पायरोमीटर का, किसका प्रयोग किया जाता है, पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। 17वां प्रश्न है, देखिए मानचित्र में वे रेखाएं जहां दाब सम हो क्या कहलाती है। एज इट प्रश्न पूछा गया है कि जहां पे दाब सम हो, और मानचित्र में वे रेखाएं जहां पे दाब सम हो, प्रेशर क्या हो, सम हो, उसे क्या कहते हैं, समदाब रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं, समदाब रेखाएं कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 18वां प्रश्न, मानचित्र पर वर्षा का वितरण दिखाने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है। किस रेखा का, आइसोहाइट का। किसका, आइसोहाइट का प्रयोग किया जाता है। इसको कैसे याद रखेंगे, तो भाई वर्षा जो होती है, ये क्लाउड हो गया, मान लीजिए ये बादल हो गया, और यहाँ से ये वर्षा हो रही है, तो वर्षा जब होती है तो हाइट से ही तो होती है वर्षा, हाइट ऊपर से ही तो नीचे आती है। बस याद रखिए कि वर्षा का पूछे, मानचित्र पर वर्षा का वितरण दिखाने के लिए किस रेखा का प्रयोग करते हैं, आइसोहाइट का, हाइट का। बस याद रखिए बारिश हाइट से होती है, ये ट्रिक मैंने बताया आपको याद रखने के लिए। 19वां प्रश्न है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी क्या होती है, कब होती है। देखिए ये प्रश्न ऊपर करवाया जा चुका है। अधिकतम दूरी पूछा तो 4 जुलाई को, इसे हम क्या कहते हैं, अपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसौर, यानी कि एपेहिलेशन कहते हैं, ठीक है, 4 जुलाई। अगर
दूरी कम होती है तो दूरी कम होती है उसे हम क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं। कब होती है उपसौर की घटना, 3 जनवरी को। कब होती है, 3 जनवरी को होती है, याद रखिएगा प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 20वां प्रश्न, जो कि यहाँ से भी आपको कई सारे फैक्ट देखने को मिलेंगे। ओलंपियस मोन्स सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ पर है, ये पूछ लिया आपसे ओलंपिस मोन्स है क्या। ये ओलंपिस मोन्स जो है ज्वालामुखी है और ये सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। कहाँ पे है, मार्स पर, मंगल पर है। कहाँ पे है, मंगल पर ही स्थित है, मार्स पर है। इसे ही क्या कहते हैं, रेड प्लैनेट कहते हैं। और एक ऐसा पूछ ले, मंगल कैसा ग्रह है, तो आंतरिक ग्रह है। ठीक है, 4 हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये क्या है, 4 है आंतरिक ग्रह, याद रखिएगा। अब देखिए समझते हैं, ओलंपियस मोन्स इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल वॉल्केनोज इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा क्या है, यह ज्वालामुखी है ओलंपियस मोन्स। कहाँ पे है, यह मार्स में है। इसकी देख लीजिए मीटर में इसकी ऊंचाई दी हुई है, कितना है, लगभग 22,000 मीटर। जबकि एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8 यानी कि 8.84, 8 पॉइंट बढ़ा हुआ है, 48 के बाद से 0.86 बढ़ा हुआ है मीटर में। ठीक है, एवरेस्ट की ऊंचाई इतनी है, जबकि इसकी ऊंचाई कितनी, देख लीजिए ओलंपियस मोन्स की। अब देखिए 21वां प्रश्न है, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना समय लेता है। ये हमारे सन हो गए, क्या है, ये सन है। और पूछ रहा है इस सूर्य का प्रकाश जो है, सन का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लेता है। सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी पर आने में कितना समय लेता है, सूर्य का प्रकाश, तो कितना समय लेता है सूर्य का प्रकाश धरती पर आने में, कितना समय लेता है, कितना, 8.3, कहीं कहीं 8.6 भी लिखा रहता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। दोनों में से जो लिखा होगा, दोनों एक साथ नहीं आएगा, या तो 8.3 या फिर 8.6, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 12वां प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है, नॉर्वे में ठीक है, अर्ध रात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है, तो कब दिखाई दे, 21 जून को दिखाई देता है। प्रश्न और बन जाए कि किस देश में अर्धरात्रि का सूर्य दिखाई देता है, तो नॉर्वे में दिखाई देता है। कब दिखाई देता है, 21 जून को दिखाई देता है। ठीक है, देखिए नॉर्वे ऐसा देश है जहां रात के 12 बजे भी सूरज निकलता है। ठीक है, 23वां प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, किसके बाद, चीन के बाद। ठीक है, हालांकि अब जो है जनगणना की नई डेटाज आएंगे, उसमें भारत नंबर 1 पे हो जाएगा। अगर एरिया में बात करें, सबसे बड़ा देश कौन सा है एरिया के वाइज से, वह है रूस। एरिया मतलब क्षेत्रफल में सबसे बड़ा पूछे तो कौन सा है, रूस है। और रूस आजकल काफ़ी चर्चे में है। 24वां प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। देखिए विश्व में कौन सा स्थान है, तो पहले स्टॉप पे कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो कौन सा है, रूस है। भारत कहाँ पे रिलाय करता है, भारत 7वें स्थान पे है। कहाँ पे है भारत, 7वें स्थान पे है। अब देखिए समझते हैं 25वां प्रश्न, आज का अपना अंतिम प्रश्न है, भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं। भारत के कहाँ पे, उत्तर में पूछा हुआ है। तो एक बार हम मैप देखिए, ये क्या होगा, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। भारत कहाँ पे है, इस वाले रीजन में हमारा इंडिया रिलाई करता है, भारत। अब भारत के नॉर्थ में पूछा हुआ है, हमारा इंडिया यहाँ पे है, तो भारत का नॉर्थ कहाँ पे हो गया, भारत का नॉर्थ यहाँ पे हो गया। और पूछ रहा है इस वाले रीजन में भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं। तो देखिए भारत हमारा यहाँ पे है, इंडिया ये, और इस भारत का उत्तर क्या हो गया, ये हो गया भारत का नॉर्थ। और इसके उत्तर में देखिए यहाँ पे ये क्या है, छोटू सा, तो यहाँ पे एक नेपाल हो गया, ये क्या है, चाइना हो गया, और क्या है, भूटान। भूटान कहाँ पे है, तो भूटान तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बीच में है, यहाँ पे। ठीक है, भूटान जो है तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बीच में पड़ता है भूटान। 3 देश पड़ते हैं, कौन कौन से, चीन, नेपाल और भूटान। ये तीनों देश कहाँ पे हैं, तो भारत के उत्तर में हैं। अगर पाकिस्तान के बारे में पूछे तो भारत के कहाँ पे है, पश्चिम में है पाकिस्तान, ये नल्ला। तो ये आज के हमारे टॉप ज्योग्राफी स्पेशल क्लास थी और 25 प्रश्न थे।
सिर्फ 25 प्रश्न कहने के लिए थे, कम से कम आपको 80 प्लस प्रश्न करवाए गए हैं। क्लास को ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, इसको शेयर भी करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए इस क्लास को, और इससे हमारी सीरीज़ को आप ज्वाइन किए रहिए। आपकी कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको जीके जी से संबंधित कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। इनफैक्ट स्टैटिक जीके भी आपको धीरे धीरे सब कुछ कवर करवा दिया जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।